ना रुके हैं कदम अभी और ना ही हिम्मत हारी है, इस बार लेना है सिलेक्शन हम सब ने ठानी है। जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज मैं बात करूंगी रीजनिंग के वेन आरेख की। जैसा कि मैं आपको बता दूं, वेन आरेख की क्लास 24 है। इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी है। सबसे पहली जो क्लास आई थी ना वेन आरेख की, शायद नहीं, क्लास 22 थी। ठीक है, आज आपकी क्लास 24 है। आज की क्लास में आपका वेन आरेख पूरा फिनिश हो जाएगा। क्लास 22 में ट्रिक वाइज मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हमको वेन आरेख करना है, तो आप क्लास 22 को अवश्य देख लेना। क्लास 23 में मैंने आपको प्रैक्टिस कराई थी, क्लास 24 में भी आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस चलेगी। अच्छे खासे प्रश्न लेकर आई हूं, आप अपनी कॉपी में सॉल्व करना। ठीक है, क्वेश्चन 1 आप देख लीजिए। क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, भवन लंबा आदमी। कैसे सॉल्व करोगे बताओ? भवन लंबा आदमी। अब आप मुझे ये बताओ, भवन भवन हो गया, मान लो घर हो गया कोई, ठीक है, तो भवन और आदमी तो अलग अलग हो गए, ठीक है ना। भवन और आदमी हो गए अलग अलग। इस चीज से संतुष्ट हो कि नहीं हो कि भवन और आदमी एक ही होते हैं, या इसमें ही होंगे या कुछ आदमी भवन होंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, भवन और आदमी दोनों ही अलग अलग की श्रेणी में आते हैं। अब बात आ रही है लंबा की। आप मुझे ये बताओ, कुछ आदमी लंबे होते हैं कि नहीं होते? बिल्कुल होते हैं दीदी, आपने सही बोला। कुछ भवन लंबे होते हैं कि नहीं होते? लेकिन कुछ भवन ऐसे होते हैं जो लंबे नहीं होते। अब दोनों में कंडीशन कुछ कुछ की बन रही है ना, तो आप यहां लिख दो कुछ आदमी और कुछ भवन लंबे होते हैं। क्या आपका यही स्ट्रक्चर बना है वेन आरेख का? बताइए, इससे अलग तो नहीं बना लिया? ऐसा ही बनाइए, दिमाग थोड़ा लगाइए। ठीक है, क्वेश्चन 2, वायलिन वादक, वादकार, संगीतकार, इसका हम वेन आरेख किस तरीके से बनाएंगे? जीएस पढ़ी है? पढ़ी होगी, है ना? क्या दीदी आप ही तो पढ़ाती हैं, भूल जाती हैं क्या? ऐसा सोच रहे होंगे कि दीदी पता नहीं क्यों भूल जाती है। स्टैटिक जीके में आपको पढ़ाया है मैंने, वादक एवं वादकार, है ना। तो देखो, वायलिन वादक, जो वायलिन वादक होते हैं ना, वायलिन वादक, वो वादकार के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? वादकार के। और जो वादकार होते हैं वो संगीतकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये बनेगा इसका स्ट्रक्चर। वादकार के अंतर्गत वायलिन आता है और संगीतकार के अंतर्गत वादकार आते हैं। क्वेश्चन 3 देखिए। क्वेश्चन 3 सिंपल है, इसमें बिल्कुल भी आपको भटकना नहीं है। ठीक है, मशीनरी, कारखाना है कोई, ठीक है ना, कोई कारखाना है, कारखाने में मशीनरी होती है। हाँ दीदी होती है, आप सही कह रही हैं। उत्पाद होता है? होता है। तो देखो, मशीनरी मशीनरी और उत्पाद ये दोनों हो गए अलग अलग, और कारखाने के अंतर्गत मशीनरी भी होती है, उत्पाद भी होता है। कारखाने के अंतर्गत मशीनरी भी होती है, उत्पाद भी होता है। क्वेश्चन 4, विद्यार्थी, शिक्षक, विद्यालय। एक विद्यालय है, उसमें विद्यार्थी भी होते हैं, शिक्षक भी होते हैं। तो देखो, विद्यालय ये पूरा हो गया। विद्यालय, इस विद्यालय में विद्यार्थी हो गए, विद्यार्थी अलग होंगे और शिक्षक अलग होंगे। क्यों अलग होंगे भाई? जब कोई टीचर आपको पढ़ाता है तो वो अलग से ही पढ़ाता है ना, उसकी एक अलग ही भूमिका होती है ना। ऐसे तो नहीं बोल सकते कि कुछ विद्यार्थी शिक्षक होते हैं, ऐसे नहीं बोलेंगे। ठीक है, विद्यालय के अंतर्गत विद्यार्थी भी आएगा, शिक्षक भी आएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन 5 करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो कोशिश हम आपसे ही कराते हैं, कीजिए कोशिश। आ रहा है ना क्वेश्चन? कल की क्लास में प्रैक्टिस ही तो चली थी,
अब तो हम प्रैक्टिस में हो गए माहिर, अब तो हम कर देंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन 5 है, गायक, लड़के, नृतक, मतलब बोले तो डांसर, ठीक है। तो देखो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, कुछ गायक जो होते हैं ना, कुछ गाने वाले सिंगर, कुछ लड़के सिंगर होते हैं कि नहीं होते। अब आप कहोगे कि नहीं दीदी सारे लड़के सिंगर होते हैं, सारे लड़के सिंगर होते हैं, ऐसा आपने नहीं सुना होगा, लेकिन कुछ लड़के सिंगर होते हैं, कुछ लड़के गायक होते हैं, ठीक है, कुछ लड़के गायक होते हैं। अब आप मुझे ये बताओ, कुछ लड़के गाने वाले भी होते हैं, अब उन गाने वालों में कुछ डांस भी तो कर लेते हैं, कुछ नर्तक भी तो होते हैं, ठीक है दीदी आप सही कह रही हैं। और कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो गाते भी हैं, कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो गाते भी हैं, और कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो नाचते भी हैं, नर्तक भी हैं, ठीक है। तो यहां दोनों में कंडीशन बनेगी, कुछ लड़के डांसर भी हैं, ये नर्तक, और कुछ गायक नर्तक भी हैं, ठीक है। ये वाली कंडीशन यहाँ बन जाएगी, कुछ कुछ वाली, ठीक, समझ गए। अब आप क्वेश्चन 6 देख लीजिए, सोना, चांदी, गहना। देखो सोना अलग हो गया, चांदी भी अलग हो गया, ठीक है, सोना और चांदी अलग अलग हो गया। इसको तो आप जानते होंगे, सोना तो भाई कितना महंगा चल रहा है, चांदी सोने से सस्ती है, तो इसको तो हम जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि दीदी ये दोनों गहने की श्रेणी में आते हैं, तो आप ऐसे करके ऐसे बना दो, तो मैं ऐसे करके ऐसे नहीं बनाऊंगी। क्यों नहीं बनाऊंगी, इसका भी एक रीजन है। तो देखो गहना मैं बीच में क्यों लूंगी, कुछ चांदी गहना होती है और कुछ सोना गहना होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि दीदी आपने ऐसे कैसे ले लिया, मैंने इस वजह से ऐसे ले लिया क्योंकि गहने के अंतर्गत सोने चांदी को छोड़कर पीतल के भी तो गहने होते हैं, कुछ लोग पीतल के पहनते हैं, कुछ लोग किस किस के गहने पहनते हैं, मैं तो नहीं पहनती तो मुझे इतना ज्यादा ज्ञान तो नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए सोने चांदी के अलावा भी कुछ अलग से गहने होते हैं जो कि आर्टिफिशियल होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से कुछ सोना गहना होता है और कुछ चांदी भी आपकी गहना होता है, इस वजह से मैंने ये कंडीशन रखी है, ठीक। क्वेश्चन 7 देखिए, सांप, सरीसृप, जहरीले, ठीक है, सांप, सरीसृप, जहरीले। तो इसको मैं कैसे करूंगी, सभी सांप सरीसृप की श्रेणी में आते हैं, सरीसृप की श्रेणी में आते हैं। और आप मुझे ये बताओ क्या सभी सांप जहरीले होते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ सांप होते हैं जो कि जहरीले होते हैं और कुछ सरीसृप होते हैं जो कि वो भी जहरीले होते हैं। तो यहाँ कंडीशन कुछ कुछ में आएगी, ठीक है, जहरीले हो गया। क्वेश्चन 8, पिता, पुरुष, खिलाड़ी। इसको कैसे बनाओगे आप, इसको आप बनाओगे, आप मुझे ये बताओ सभी पिता पुरुष होते हैं कि नहीं होते, बताओ। बहुत बार बता चुकी हूं आपको और आपको भी पता है कि सभी पिता पुरुष होते हैं। कमेंट में मत लिख देना कि कुछ पिता महिला भी होते हैं, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है, सभी पिता पुरुष होते हैं। अब आप मुझे एक कंडीशन फिर बता दो, यहाँ खिलाड़ी दिया हुआ है, कुछ पिता खिलाड़ी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं, और कुछ पुरुष खिलाड़ी हो सकते हैं, हो सकते हैं। क्या आप ये सोच रहे होंगे कि कोई भी पुरुष खिलाड़ी नहीं हो सकता, तो ये गलत है, सभी पुरुष खिलाड़ी हो सकते हैं, ये भी गलत है। तो यहाँ कुछ कुछ वाली कंडीशन आएगी, कुछ पुरुष और कुछ पिता खिलाड़ी हो सकते हैं, ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन साथियों आप सभी के समक्ष क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन 9 देखिए और करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन 9 में ऐसा क्या है, जल दिया है, नमक दिया है, चीनी दी है, कीजिए, कोशिश कीजिए करने की, चलो चेक कर लेना, ठीक है। जल बोले तो पानी, ठीक है,
जल अलग होता है, आपने देखा होगा आपके घर में पानी को अलग रखा जाता है, नमक को अलग रखा जाता है, चीनी को अलग रखा जाता है। ठीक है, नमक अलग हो गया, चीनी अलग हो गई। ठीक है, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन 10, इम्फाल, मणिपुर, सिक्किम, बताइए, कीजिए। मणिपुर की राजधानी क्या होती है? इम्फाल होती है। ठीक है, मणिपुर की राजधानी, ये मणिपुर हो गया, मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो मणिपुर का एक जिला इम्फाल है। मणिपुर के अंतर्गत ही तो आता है ये। ठीक है, क्योंकि मणिपुर एक राज्य है। अब बात करूं सिक्किम की, सिक्किम भी एक अलग से राज्य है। ठीक है, जैसे मणिपुर अलग से राज्य है ना, वैसे ही सिक्किम अलग से राज्य है और मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, बढ़ई, पुरुष, डॉक्टर, बढ़ई, पुरुष, डॉक्टर। देखो, पुरुष, ये हो गए पुरुष, ये हो गए पुरुष। अब आप मुझे ये बताओ, पुरुष बोले तो आदमी, क्या सभी आदमी डॉक्टर होते हैं? आप जहां भी रहते हैं, आपने ऐसा देखा है कि सभी आदमी, आपके पापा, भैया, चाचा, आपके घर में जितने भी आदमी हैं वो सब डॉक्टर हैं? ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, कुछ आदमी डॉक्टर होते हैं। ठीक है, कुछ पुरुष डॉक्टर होते हैं। तो मैं इस तरीके से लिख लूं, कुछ होते हैं, ये वाली कंडीशन है, कुछ पुरुष डॉक्टर होते हैं, और ये जो है ना, ये डॉक्टर नहीं है। ठीक है, और कुछ पुरुष, अब फिर से समझ लीजिए, क्या आपने देखा है कि कोई भी पुरुष बड़ा ही नहीं है? क्या आपने देखा है सभी पुरुष बड़ा ही है? ऐसा आपने नहीं देखा। कुछ पुरुष बड़ा ही होते हैं, कुछ पुरुष बड़ा ही होते हैं, ये कुछ वाली कंडीशन है। ठीक है, समझ गए ना? अच्छे से समझ आ रहा है ना? ठीक है, क्वेश्चन 12, महिलाएं डॉक्टर कभी, कीजिए इसको, कैसे करोगे? महिलाएं डॉक्टर कभी, महिलाएं डॉक्टर कभी। तो देखो, सबसे पहले लिख लेते हैं महिलाएं, महिलाएं। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा? महिलाएं। अब आप मुझे ये बताओ, सभी महिलाएं डॉक्टर होती हैं? नहीं होती, लेकिन कुछ महिलाएं डॉक्टर होती हैं। तो मैं यहां ऐसे लिख दूं, कुछ महिलाएं डॉक्टर होती हैं। ठीक है, यहां तक कंडीशन समझ गए। अब बात आ रही है कभी की। कुछ महिलाएं कभी होती हैं, आप कहोगे होती हैं, और कुछ डॉक्टर भी कभी होते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा। तो यहाँ दोनों में कंडीशन आएगी, कुछ महिलाएं और कुछ डॉक्टर कभी होते हैं। ठीक है, ये सर्किल आपका इस तरीके से बना है, ऐसे ऐसे और ऐसे। कुछ कुछ वाली कंडीशन यहां से ली गई है, दोनों में कुछ वाली कंडीशन है, यहां से भी कुछ वाली कंडीशन है, और कुछ वाली कंडीशन यहां से भी है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन, काले बाल वाले, लंबे बाल वाले, भारतीय, कीजिए, करने की कोशिश करिए इसको। क्वेश्चन 13, काले बाल वाले, लंबे बाल वाले और भारतीय। भारतीय अलग है, लंबे बाल वाले अलग है, काले बाल वाले अलग है। तो आप इसको कैसे करोगे? देखो, अब आप सोच रहे होंगे हम बना देते हैं भारतीय का, उसमें काले बाल वाले अलग हो गए, लंबे बाल वाले अलग हो गए, लेकिन ऐसे हो जाएगा आपका क्वेश्चन गलत। अब आप मुझे ये बताओ, काले बाल, किसी के काले बाल हैं, है ना, किसी के काले बाल हैं, मान लो मेरे काले बाल हैं और मेरे बाल लंबे भी हैं। ठीक है, मेरे काले बाल हैं और मेरे बाल लंबे भी हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बाल काले भी होते हैं और लंबे भी होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बाल काले नहीं होते और लंबे भी नहीं होते। तो कुछ वाली कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी, कुछ काले बाल वाले, लिख लो, कुछ काले बाल
वाले, कुछ लंबे बाल वाले होते हैं, कुछ काले बाल वाले, कुछ लंबे बाल वाले होते हैं। अब आप मुझे ये बताओ, क्या सभी भारतीय होते हैं जिनके काले बाल हैं और लंबे बाल हैं? ऐसा नहीं है। भारतीय का मतलब सिर्फ भारत के लोग, अन्य देशों के लोग भी हैं जिनके बाल काले भी हैं, लंबे भी हैं, ठीक है। तो हम यहाँ कुछ वाली कंडीशन लगाएंगे, कुछ भारतीयों के बाल काले भी होते हैं और कुछ भारतीयों के बाल लंबे भी होते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी इस तरीके से बन जाएगी। समझ रहे हो ना क्वेश्चन को? क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, उसको करने की कोशिश करो कि बात सिर्फ यहाँ भारतीयों की हो रही है, ठीक है, ना कि अन्य देशों की बात हो रही है। तो ये स्ट्रक्चर आपका इस प्रकार बन जाएगा। साथियों, आप सभी के समक्ष क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन 14 के लिए मैं आपको थोड़ा सा समय दूंगी, आप इसको पढ़ लीजिए और आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। पढ़ने की कोशिश करो, मैं साइड में हूं। उपयुक्त आरेख पर विचार कीजिए, ये आरेख है, ठीक है, और निम्नलिखित उस संख्या को पहचानिए जो ऐसे स्नातक परिश्रमी ग्रामीण व्यक्तियों को निरूपित करती है जो ईमानदार नहीं है। देखो ये जो स्ट्रक्चर बताया गया है इसमें कि जो त्रिभुज है ग्रामीण जनसंख्या को निरूपित करता है, व्रत स्नातकों को, वर्ग परिश्रमी व्यक्तियों को, और ये वाला चिन्ह ईमानदार व्यक्ति को। आपको दिख रहा है ना, त्रिभुज वर्ग, सॉरी त्रिभुज व्रत वर्ग और ये वाला ऐसे चिन्ह है। बताइए आंसर कुछ आ रहा है आपका? तो साथियों, मैं इस प्रश्न को हल कर रही हूं। तो सबसे पहले आपको देखना है त्रिभुज किसको इंडिकेट कर रहा है? ग्रामीण जनसंख्या को। तो देखो ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ग्रामीण जनसंख्या है, तो आप यहां लिख लो ग्रामीण जनसंख्या, ठीक है। ग्रामीण से काम चल जाएगा, चल जाएगा। व्रत स्नातकों को, व्रत ये है, व्रत स्नातकों को, स्नातक, ये वाला चिन्ह परिश्रमी व्यक्तियों को, वर्ग परिश्रमी व्यक्तियों को, परिश्रमी लिख लो, ठीक है। ये वाला चिन्ह ईमानदार व्यक्तियों को, जो कि यहां से लेकर यहां तक है। देख रहे हो ना, मैंने बना ही दिया, ये आपके ईमानदार हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या किया है? क्वेश्चन में बोला गया है कि ऐसे स्नातक, ऐसे स्नातक, एक तो आपको वर्ग वाला लेना है, गोला वाला, ठीक है। ऐसे स्नातक जो परिश्रमी, मतलब कि परिश्रमी कहाँ गए, ये भी आपको लेने हैं, स्नातक के साथ साथ परिश्रमी भी लेने हैं, ग्रामीण व्यक्तियों को निरूपित करता है, ग्रामीण भी लेने हैं, लेकिन ईमानदार नहीं होने चाहिए, मतलब कि ये वाले नहीं होने चाहिए। तो इसको मैं हटा दूं, ठीक है, मतलब जहां जहां आपका ये वाला आ रहा है ना, इसको हटा दो, ठीक है। अब देखो ये हट गया, इससे अब आपका कोई संबंध नहीं है। परिश्रमी होने चाहिए, ईमानदार होने चाहिए, और आपके कौन होने चाहिए, और आपके सॉरी ईमानदार नहीं होने चाहिए, परिश्रमी होने चाहिए, स्नातक होने चाहिए, ग्रामीण होने चाहिए। तो देखो तीनों में क्या आ रहा है, 2 मिल गया क्योंकि ये अलग है। चलो देखते हैं, और यहाँ त्रिभुज में 2 आ रहा है, आ रहा है, और यहाँ देखो परिश्रमी में 2 आ रहा है, आ रहा है, मतलब कि तीनों में हमारा 2 हमको मिल चुका है। ये ग्रामीण भी है, परिश्रमी भी है और स्नातक भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। साथियों, आपका क्वेश्चन 15 आपके समक्ष है, आप देख रहे हैं, इससे आपको पूरा प्रश्न हल करना है।
इससे भी और इससे भी बिना तीनों के काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो देखो इसने बोला है एफ अच्छे प्रशासक को इंडिकेट करता है, मतलब ये जो पूरा गोला है ना ये एफ का है, ये पूरा गोला किसका है, एफ का। तो यहां लिख दो अच्छे प्रशासक, अच्छे प्रशासक। ठीक है, और ई इंजीनियर को, ये ई का है, मतलब कि ये पूरा त्रिभुज ई का है। ठीक है, ठीक, ई करता है इंजीनियर को, और उसने बोला है जी मालिक को प्रदर्शित करता है, ये वाला गोला मालिक को प्रदर्शित करता है। आपने लिख लिया। अब आप क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन में क्या बोला है उसने क्वेश्चन में बोला है कौन सी संख्या अच्छे मालिक के लिए है, अच्छे मालिक के लिए है कौन सी संख्या। ठीक है, जो ना इंजीनियर के लिए है और ना ही प्रशासक के लिए, ना तो प्रशासक के लिए है और ना ही इंजीनियर के लिए है। अब आप सिर्फ देखोगे अच्छे मालिक को, प्रशासक को छोड़ दो। देखो प्रशासक का ये पूरा गोला है, ठीक है, प्रशासक के जितने भी आ रहे हैं सबको काटो, काटो, काटो। ठीक है, कट गए, हाँ। और यहां से आपको इंजीनियर को भी काटना है, ई वाला इंजीनियर है, इसको भी काटो, ये भी कट गया पूरा। क्या बचा, सिर्फ मालिक बचा, इसका भी आंसर क्या हो गया, 2 हो गया आंसर। ठीक है साथियों, आप सभी के सामने क्वेश्चन 16 है, क्वेश्चन 16 करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये तो आपका स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के बारे में आप देख लीजिए कि इस तरीके से दिया हुआ है गोला खिलाड़ियों को। ठीक है, और ये जो वर्ग है आपका अविवाहित व्यक्ति को, त्रिभुज महिलाओं को, और ये जो आप देख रहे हैं ये शिक्षित व्यक्तियों को व्यक्त करता है। तो आप मुझे ये बता दो कि संख्या 11 द्वारा कौन से वर्ग दर्शाए गए हैं, बताइए। संख्या 11 द्वारा कौन से वर्ग दर्शाए गए हैं, मतलब कि इसको हमको बताना है कि यहाँ पर कौन कौन से वर्ग दर्शाए गए हैं। देखो व्रत खिलाड़ियों को, तो मैं यहां लिख लूं खिलाड़ी, ठीक है, व्रत खिलाड़ियों को। वर्ग अविवाहित व्यक्तियों को, वर्ग कहाँ है, ये रहा, ये जो आप देख रहे हो ना ये वर्ग है। ठीक है, ये अविवाहित व्यक्तियों को, अविवाहित से काम चल जाएगा, ठीक है लिख दिया। और त्रिभुज महिलाओं को, ये जो आप देख रहे हो ना उल्टा, ये त्रिभुज है, त्रिभुज महिलाओं को। और ये वाला जो कोण है, मतलब कि ये आप देख रहे हैं ये शिक्षित व्यक्तियों को, यहां से यहां तक शिक्षित व्यक्तियों को। चलो आंसर बताते हैं, आंसर बताते हैं। इसका आंसर क्या हो सकता है, इसने 11 के बारे में पूछा है कि 11 किस किस को दर्शाता है। तो देखो 11 किस किस को दर्शाता है, ये किस किस में आ रहा है, एक तो ये इसमें आ रहा है 11, शिक्षित में 11 आपको मिल रहा है, मिल तो रहा है शिक्षित में, तो शिक्षित को दर्शाता है। ठीक है, और देखिए 11 किस में मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, ये वाला अविवाहित है, अविवाहित में हमको 11 मिल रहा है, अविवाहित में आता है। और किस में मिल रहा है ये, और ये मिल रहा है हमारा, देखो शिक्षित हो गया तो इसको काट देते हैं, अविवाहित को काट देते हैं। महिला मतलब त्रिभुज में देखो 11 आ रहा है, नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है, तो महिलाओं में भी 11 आ रहा है। ठीक है, अब एक और बचा हमारा खिलाड़ी, क्या खिलाड़ियों में 11 आ रहा है, खिलाड़ी व्रत वाला है ना, तो खिलाड़ियों में 11 आ रहा है, मतलब 11 जो
अंक है ना आपका, वो सबको दर्शा रहा है, सभी वर्गों में आपका 11 आ रहा है। साथियों, आपके सामने क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन 17 बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे दीदी आप तो हट जाइए तभी तो हम क्वेश्चन देखेंगे। लीजिए, हम हट चुके हैं, आप क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन में आपको ये पूरा स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। इसमें बोला है 1000 व्यक्तियों पर सर्वे के दौरान, 1000 व्यक्तियों पर सर्वे के दौरान हिंदी, अंग्रेजी तथा संस्कृत जानने वाले व्यक्तियों का आरेख इस प्रकार है। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी जानने वाले व्यक्तियों का जो आरेख है वो इस प्रकार है। ठीक है, तीनों भाषा जानने वाले, मतलब कि संस्कृत भी जानते हो, हिंदी भी जानते हो, अंग्रेजी भी जानते हो। तीनों भाषा जानने वाले, मतलब कि तीनों भाषा जानने वाले, लिख लो, तीनों भाषा जानने वाले। ठीक है, यहां तक हो गया। तीनों भाषा जानने वाले, संस्कृत ना जानने वाले, ऐसा व्यक्ति जो संस्कृत नहीं जानता हो। संस्कृत ना जानने वालों का अनुपात, मतलब कि इनका निकालना है हमको अनुपात। ठीक है, निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं होगी। सबसे पहले उसने बोला है तीनों भाषा जानने वाले। आप सबसे पहले निकाल लीजिए कि इस पूरे डायग्राम में तीनों भाषा कौन सा अंक जान रहा है। तो देखो, तीनों भाषा कौन सा अंक जान रहा है, यहां से यहां तक अंग्रेजी में देख लो। ठीक है, देखो ये आपका अंग्रेजी का है तो आप इतना हटा सकते हैं, मैं आपको सिखाने के लिए हटा रही हूं। ठीक है, ऐसे करके आपने हटा दिया। ठीक है, अंग्रेजी वाला पार्ट आपने हटा दिया। ठीक है, अब उसने बोला है कि तीनों भाषा जानने वाले, यहां से यहां तक हिंदी जान रहा है, फिर यहाँ आ गया ये किस पे, संस्कृत भाषा पे आ गया, क्योंकि ये वाला डायग्राम संस्कृत का है, और ये अंग्रेजी वाला आ गया। ठीक है, तो देखते हैं ये हिंदी और संस्कृत कौन सा अंक जान रहा है। तो हमको ये हटाना है, हिंदी वाला हटा दो, हट गया, है ना, ये भी हिंदी वाला है। अब देखो, अंग्रेजी और संस्कृत, ये अंग्रेजी वाला है, ये संस्कृत वाला है, और ये वाला आपका हिंदी वाला है। तो आप क्या करोगे, यहां से यहां तक इसको ले लोगे पहले तो। ठीक है, संस्कृत का पार्ट पूरा हटा दो आप, हटा दिया। क्या बचा आपके पास? आपके पास 100 बचा, जो कि तीनों भाषा जानता है। किस तरीके से जानता है बताती हूँ। देखो, अंग्रेजी का ये वाला है ना, तो देखो अंग्रेजी के डायग्राम में आपका 100 आ रहा है, आ रहा है। हिंदी के डायग्राम में 100 आ रहा है, आ रहा है, और संस्कृत के डायग्राम में 100 आ रहा है, आ रहा है। तो मतलब 100 ऐसा है कि वो तीनों भाषाओं को जानता है। अब मैं आपको बता देना चाहती हूँ, उसने बोला है संस्कृत न जानने वाले। अब आप निकाल लो कितने व्यक्ति हैं जो संस्कृत नहीं जानते। ठीक है, ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो संस्कृत नहीं जानते। संस्कृत का ये गोला है ना, और जो बचे कुचे हैं ना वो जानते हैं। ठीक है, जो बचे कुचे हैं वो जानते हैं, और ऐसे व्यक्ति हमको निकालने हैं जो संस्कृत नहीं जानते। तो संस्कृत वाला पूरा पार्ट हटा दो, ये आपने हटा दिया। ठीक है, ये आपने पूरा हटा दिया। क्या बचा आपके पास? 200, 120 और 220, 200, 120 और 220, इनको आप जोड़ोगे, 0, 2, ठीक है, सॉरी 4, 2 और 2 4 हो गए, और 2, 3, 5, 540 ऐसे व्यक्ति हैं जो संस्कृत नहीं जानते। तो मैं यहाँ 540 रख दूंगी, 0 से 0 कट गया, 10:54, 2 से काटा 5:27 निकल आया आपका अनुपात। एक तो आपका तीनों भाषाओं का अनुपात 5 निकला है, और जो संस्कृत नहीं जानते उनका अनुपात निकला है 27। ठीक है, समझ गए इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर में आपको दिमाग को लगाना है। साथियों, आपके सामने क्वेश्चन 18,
क्वेश्चन 18 बहुत सिंपल है, परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन 18 में 3 स्ट्रक्चर दिए हैं, इस चीज को लेकर परेशान मत हो जाना कि किसको क्या माने और किसको क्या नहीं माने, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित आरेख उन शिष्यों को दर्शाता है जो धनु विद्या, कृपाण विद्या व शास्त्र विद्या में निपुण हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे धनु विद्या का कौन सा है, कृपाण विद्या का कौन सा है, निपुण विद्या का कौन सा है, ठीक है। थोड़ा सा सोचिए, सोचना बनता भी है, ठीक है। अब बात आती है 7 से विद्वत भाग उन व्यक्तियों को दर्शाता है। ये 2 ऑप्शन आपके सामने हैं, इन दोनों ऑप्शनों में से कौन सा सही है, ठीक है। अब हमको तो ये नहीं पता कि धनु विद्या कौन सा संबंध दर्शा रहा है और कृपाण विद्या कौन सा संबंध दर्शा रहा है, शास्त्र विद्या कौन सा संबंध दर्शा रहा है, लेकिन हमको ये पता है कि इसने 7 से पूछा है। तो ये जो 7 है ना, इसको देख लो, 7 को देख लो। देखो ये 7 इसमें भी आ रहा है, तीनों गोले में आ रहा है 7 के नहीं आ रहा। सबसे पहले ये देखो, इसमें आ रहा है, इस वाले गोले में भी 7 आ रहा है और इस वाले गोले में भी 7 आ रहा है। ये 2 ऑप्शन आपके सामने हैं, सभी तीनों विद्याओं में निपुण है। 7 की बात हो रही है, 7 सभी तीनों विद्याओं में निपुण है, ठीक है। केवल 2 विद्याओं में निपुण है, ये तो गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन 1 एकदम सही है। साथियों आपके सामने क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन 19 तो अब आपको बहुत ही सिंपल लग रहा होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पूरा जो व्रत है ना, ये दर्शा रहा है खिलाड़ियों को। किसको? खिलाड़ियों को, ठीक है। त्रिभुज दर्शा रहा है डॉक्टरों को, ठीक। और ये वाला जो आपको कोण दिख रहा है, ये दर्शा रहा है कलाकार को, ठीक है। तो आप देख लीजिए हमारा आंसर क्या हो सकता है। हमारा क्वेश्चन तो पहले ये है, ऐसे व्यक्ति जो खिलाड़ी के साथ साथ डॉक्टर हैं लेकिन कलाकार नहीं हैं, मतलब कलाकार नहीं होने चाहिए, डॉक्टर होने चाहिए, खिलाड़ी होने चाहिए। तो देखो कलाकार का काट दो, कलाकार का काट दो, ठीक है, कट गया, है ना। उसने बोला है खिलाड़ी के साथ साथ डॉक्टर होना चाहिए, ये सिर्फ डॉक्टर है। यहां तक जी आपका डॉक्टर है ना, तो जी को भी काटो। और ये सिर्फ आपका यहाँ खिलाड़ी है, इसको भी काटो। ए भी सिर्फ खिलाड़ी है, बी ऐसा है, बी कैसा है? जो खिलाड़ी है, देखो खिलाड़ी में आ रहा है, साथ के साथ डॉक्टर में भी आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है साथियों। साथियों आप सभी के सामने क्वेश्चन 20 है, ये वेन आरेख है, ये इसका क्वेश्चन है, करने की कोशिश कीजिए। साथियों वेन आरेख में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पूरा व्रत जो है क्रिकेट को दर्शा रहा है, ठीक है, क्रिकेट। ये वाला व्रत शतरंज को दर्शा रहा है, ये वाला व्रत फुटबॉल को दर्शा रहा है, ठीक है। उसने क्वेश्चन में बोला है वेन आरेख में सिर्फ एक खेल खेलने वाले विद्यार्थी, सिर्फ लिख लो, सिर्फ एक खेल खेलने वाले विद्यार्थी। दूसरा क्या बोला है इसने? दूसरा बोला है और तीनों खेल खेलने वाले विद्यार्थियों, तीनों खेल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या में अंतर, मतलब जो इसका निकले जो इसका निकले घटा देना है, अंतर कर देना है, ठीक है। निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि सिर्फ एक खेल खेलने वाले विद्यार्थी कितने हैं जो सिर्फ एक ही खेल खेलते हो। देखो जो सिर्फ एक ही खेल खेलते हो, इधर एक अंक लिखना भूल चुकी हूं मैं, यहाँ पे 16 है, ठीक है, समझ गए ना। जो सिर्फ एक ही खेल खेलते हो, तो आप देख लीजिए क्रिकेट, आप देख रहे हैं ना, हमको सिर्फ क्रिकेट में एक ही गेम वाला देखना है,
देखो यहाँ पे ये क्रिकेट के साथ 12 शतरंज भी खेल रहा है और 8 भी आपका फुटबॉल और शतरंज खेल रहा है, और यहाँ पे 10 फुटबॉल भी खेल रहा है और क्रिकेट भी खेल रहा है। लेकिन जो हमारा 18 है ये सिर्फ क्या खेल रहा है, ये सिर्फ क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, तो मैं सिर्फ एक खेल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या निकाल रही हूँ, 18 हो गया। और जैसा कि आप देख रहे हैं शतरंज में देख लो 12 को नहीं लेंगे क्योंकि 12 क्रिकेट और शतरंज खेल रहा है। और आप देख लीजिए 16 सिर्फ हमारा शतरंज खेल रहा है तो 16 हो गया। और आप कह रहे होंगे 20 आप देख लो फुटबॉल भी खेल रहा है शतरंज भी खेल रहा है। 8 फुटबॉल शतरंज क्रिकेट तीनों खेल रहा है। 12 भी हमारा क्रिकेट और शतरंज खेल रहा है, लेकिन हमें सिर्फ एक गेम खेलने वाले की संख्या लेनी है। ठीक है, 16 हो गया। प्लस सिर्फ फुटबॉल वाले देखो, सिर्फ फुटबॉल वाले भी यहाँ पे देखो 24 मिलेंगे, है ना। 24 आप देख रहे हो ना, सिर्फ 24 है, तो यहाँ भी आपका 24। अब आपको इनको जोड़ना है। जब आप इनको जोड़ोगे 8 और 6 14, 14 और 4 18, हासिल 1 2 3 4 5 58 व्यक्ति ऐसे हैं जो सिर्फ एक गेम ही खेलते हैं, तो आप यहाँ लिख दो 58। अब बात आती है तीनों खेल खेलने वालों की संख्या कितनी है। देखो ऐसे करके मिलाओ, तीनों गेम पूछा है इसने। यहाँ पे देखो 18 तो सिर्फ एक ही खेल रहा है, और 10 को देखो 10 सिर्फ फुटबॉल और क्रिकेट खेल रहा है तो 10 नहीं होगा, उसने तीनों गेम पूछे हैं। 12 को देखो 12 सिर्फ क्रिकेट और शतरंज खेल रहा है तो ये भी नहीं होगा। 20 सिर्फ फुटबॉल और शतरंज खेल रहा है, ये भी नहीं होगा। 8 को देखो 8 हमारा शतरंज खेल रहा है, आप देखो 8 को 8 शतरंज खेल रहा है, 8 फुटबॉल खेल रहा है और 8 क्रिकेट भी खेल रहा है। ठीक है, तो यहां मैं लिख दूं 8। उसने पूछा है इन दोनों के बीच का अंतर बता दीजिए, घटा दो इन्हें। 58 में से 8 घटाओ, कितना आया 50। इसका आंसर 50 एकदम करेक्ट है। साथियों आपका बैन आरेख पूरा फिनिश हो चुका है। आई होप कि आपको बैन आरेख बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। आज की क्लास ना मैंने बहुत ही अच्छे लेवल की ली है और ऐसे प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। साथियों मैं आपको बता देना चाहती हूँ, आज दोपहर 12 बजे आपकी मैराथन क्लास आ रही है, आप उसको लेना मत भूलना। उसमें जीएस के ऐसे प्रश्न होंगे जो पेपर में पूछे गए हैं या आने वाले पेपर में पूछे जाएंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है 60,244 पदों पर, उसमें आपको इस क्लास के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लाइव सेशन की। लाइव सेशन में क्या पूछेंगे आप, लाइव सेशन में जो आज दोपहर 12 बजे क्लास में पढ़ाया गया है वही मैं आपसे लाइव सेशन में शाम को 8 बजे पूछने वाली हूँ। हिंदी की क्लास आएगी सर, शाम को 5 बजे क्लास लेंगे, 5 बजे क्लास लेंगे। और हिंदी में जो भी आपका हिंदी साहित्य चल रहा है, हिंदी साहित्य की आपकी क्लास आने वाली है, वो भी क्लास आपकी लाइव सेशन में रात को 8 बजे पूछी जाएगी। तो आप एकदम अच्छे तरीके से प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है, और रीजनिंग और हिंदी को 100% तैयार करो। रीजनिंग और हिंदी को 100% तैयार करो, क्योंकि रीजनिंग के 56 क्वेश्चन और हिंदी के आपके 37 कितने हो गए, 100 नहीं मैं बता रही हूँ 93 हो गए, है ना, 93 हो गए। 93 प्रश्न तो आपके यही हो रहे हैं। 93 गुणा 2, एक प्रश्न 2 अंक का है तो कितने हो गए, 6 9 दूनी 18, 186 अंक आपके यही कवर हो रहे हैं। तो आप क्यों हिंदी और रीजनिंग पे ध्यान नहीं दे रहे, मुझे आप बताओ, हिंदी और रीजनिंग पे आप क्यों ध्यान नहीं दे रहे। सबसे ज्यादा ध्यान आपको यही देना है। ठीक है, फिर बात आती है मैथ की। मैथ की क्लास भी आज आएगी। ठीक है, परेशान नहीं होना, शाम तक मैं क्लास ले आऊंगी। मैथ बहुत अच्छे लेवल का कराऊंगी, आप कहोगे कि दीदी आप ही पढ़ाइए मैथ। ठीक है, आई होप कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। साथियों आज
हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। कल की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सिलोजिज्म। सिलोजिज्म ये रीजनिंग का टॉपिक है। सिलोजिज्म यहाँ से 2 से 3 प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। वेन आरेख से भी 2 से 3 प्रश्न आते हैं। साथियों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।